तो सिंपल सा बैकग्राउंड बना लिया है और आफ्टर इफेक्ट्स का सिंपल प्रोजेक्ट बना लिया है। कल वाला ही सारा है तो मैं इसमें कुछ अभी नया नहीं कर रहा हूँ। और हमने ये बॉल बनाई है, थोड़ी सी शेडिंग दे दी है इसे। एंड देन नीचे ज़मीन बना लेते हैं थोड़ी सी, और ये मैं स्ट्रोक से बना लेता हूँ। और इसको ज़मीन पे ले आते हैं, फिर इसकी पोजीशन खोल के मैं यहाँ पे की फ्रेम लगा देता हूँ। एंड देन 10 फ्रेम पे अगला 10 की बजाय 15 पे अगला की फ्रेम लगा देता हूँ। फिर 15 के आगे 25 पे लगा देता हूँ। एंड देन कोई 7 पे लगा देता हूँ। ये सारा कल वाले काम है, वैसे मैं जल्दी जल्दी बस रिवाइज़ करवा रहा हूँ। तो ये वो वाली जगह है जहाँ पे ये ज़मीन पे रहती है बॉल, और फिर हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाते हैं इसे बॉल को, जिसमें हमारा ग्राफ जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे ले जाते हैं एंड देन वी हैव, सॉरी, यहाँ पे ले जाते हैं। अभी आपको पता होगा बॉल बॉल अजीब सी लग रही होगी, तो मैं इसकी डायमेंशन सेपरेट कर लेता हूँ ताकि मैं सिर्फ अभी वाई वाली डायमेंशन को देखूँ, और इसको मैं इजी ईज कर लेता हूँ यहाँ से। एंड देन हमें पता है कि ये वाली जगह तकरीबन ठीक है। यहाँ पे हमें अब्रप्ट चेंजेस चाहिए क्योंकि यहाँ पे आके वो नीचे लगती है। सो अच्छा, ये दोनों अगर लाइक अकेले अकेले ना हों तो ऑल्ट दबा के इसको अकेला कर लेना। मतलब अभी मैं घुमा रहा था तो दोनों इकट्ठे घूम रहे थे, तो मुझे हर दोनों हैंडल अलग 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 चाहिए। सो मैं ऑल्ट दबाऊँगा तो इस तरह की शेप बन जाएगी, और फिर मैं इसको करूँगा खींचूँगा तो टूट जाएगा। इसे ब्रेकिंग ऑफ द टेंजेंट्स भी कहते हैं। और फिर यहाँ पे भी मैं ब्रेकिंग ऑफ द टेंजेंट्स यूज़ करूँगा इसको ब्रेक करने के लिए। एंड यहाँ पे है ये एक, तो मसला नहीं है। और ये हमारा कल वाला बन गया। इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं ताकि इसका शेप थोड़ा सही हो जाए। मज़ा नहीं आ रहा। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ओके, सो हमारी बॉल बाउंस करने तक पड़ी है। ये सारा हमने फिज़िक्स को यूज़ करते हुए बनाया है। तो इसको थोड़ा सा मैं टाइम और ज़्यादा दे देता हूँ। ये सारा अंदाज़ा ही है मेरा, मतलब सो दिस इज़ अ बाउंसिंग बॉल। अब मुझे, हमने सोचा था पेंडुलम बनाएंगे। पेंडुलम वैसे आप लोगों ने बनाना है, लेकिन सेम तरीका है, सेम चीज़ें हमने यूज़ की हैं, क्योंकि हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं, पेंट खुला होगा है, तो अभी जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे वो ग्राफ इसी तरह के यूज़ कर रहे थे, और हमने वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी किया था और उसी को हमने यूज़ किया था। अब हम पेंडुलम यूज़ करेंगे। पेंडुलम का भी कुछ ग्राफ होता है जो कि सिंपल सा अगर मैं बात करूँ, पार्डन पार्डन माई लाइंस, हाँ अब सीधी है। ओके, तो पेंडुलम के मोशन में, या पेंडुलम की बात छोड़ो, अभी हम वो इस तरह का कुछ सुई सी होती है जो कि अपने एक्सिस के गिर्द इस तरह घूम रही होती है, इधर को और इधर को। इसको क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, बट एनीवेज ये जब इस एक्सट्रीम पे आती है, मतलब घूम के, सॉरी, इस एक्सट्रीम पे आती है और इस एक्सट्रीम पे आती है, तो इस तरह मूव करती है ये। तो दरमियान में इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, इन दोनों एंड्स पे इसकी स्पीड कम होती है। तो अगर मैं स्पीड के लिहाज से इसका ग्राफ बनाऊं, तो लेट्स सपोज यहाँ से अगर शुरू हो रही है तो स्पीड बहुत कम होगी, देन यहाँ से वापस जाएगी, यहाँ से इधर को जाएगी, तो इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। लेकिन जैसे सेंटर में पहुँचेगी
इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, और फिर यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इसकी स्पीड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। फिर क्या होगा, दोबारा इसकी स्पीड इधर को बढ़ना शुरू होगी। सो काइंड नेगेटिव में जाएगी और इसकी स्पीड बढ़ना शुरू होगी, और फिर इधर तक बढ़ेगी। सो नेगेटिव में स्पीड फुल हाई हुई और फिर इधर तक बढ़ी, तो ये पूरी एक वेव बन जाएगी। और पेंडुलम भी एक वेव ही बनाता है, उसका सेम ग्राफ बनता है, बस ये है कि हम इस पेंडुलम को उल्टा पकड़ा हुआ है हमने। सो ये बात याद है, यहाँ समझ आ गई है कि अभी हम क्या करने वाले हैं। हेलो। जी आगे। ओके, तो हमें पता है वो वेव्स वाली स्टडी सारा कुछ वो वाली चीज़ें हैं, तो अब उसी को हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। वेलोसिटी ओवर टाइम। अच्छा अच्छा, बाय द वे ये ग्राफ किस चीज़ का है? हेलो। हेलो। गाइस, ये ग्राफ किस चीज़ का है? जो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ बनता है वो किस चीज़ का होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का। नाइस। सो बेसिकली ये एक्सेलरेशन बता रहा है आपको। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी ये, तो लेट्स से ये वाला डिस्टेंस अगर ज़ीरो है और ये टाइम है, ये डिस्टेंस मतलब एस होता है, तो ज़ीरो से इसका डिस्टेंस पहले पॉजिटिव में कहीं जाएगा एंड देन नेगेटिव में कहीं जाएगा। ग्राफ कुछ इस तरह का नहीं बनेगा, मतलब, पर यू गेट द आइडिया। सो वो क्या होगा, वेलोसिटी, राइट? क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, उसकी वजह से हमारे पास वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो खैर ये सारी बातें अब हम प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई करके देखते हैं। तो इस बॉल को मैं अभी गायब कर देता हूँ, और अब हमारे पास फ्रेश सीन है। सबसे पहले तो हमें कुछ नीडल टाइप बनाना है, तो इसकी बेस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ मैं। तो ये बेस बन गई इसकी, और मुझे ऊपर कुछ मतलब नीडल नीडल टाइप बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है। सो मे बी, आई डोंट नो, रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ और ये बना दिया। एक चीज़ गौर करने वाली है, ये मैंने सारा कुछ एक ही लेयर पे बनाया है, क्योंकि ये एक ही पार्ट है, मुझे इनको अलग अलग डील नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि अलग अलग लाइक डील हो। सो मैं इस पूरे को एक ही लेयर पे बनाया है। सो मेरे पास दो शेप्स हैं, लेकिन एक ही जगह पर हैं। ठीक हो गया। अब इस शेप को मुझे थोड़ा सा गोल करना है, तो मैं रेक्टेंगल में जाऊंगा, उसके पाथ में जाऊंगा और राउंडनेस बढ़ा दूंगा। और मैं चाहता हूँ ये एक ही कलर का हो जाए, तो मतलब ये जो ग्रेडियंट है, ये दो अलग अलग ग्रेडियंट नज़र आ रहे हैं मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि इस पूरे पर एक सिमेट्रिकल सा ग्रेडियंट हो जाए। ये मुझे थोड़ा सा ना ऑफ लग रहा है, तो मैं इसकी ट्रांसफॉर्म में जाके पोजीशन एक्स में ज़ीरो कर देता हूँ, और इसी तरह एलिप्स में भी ट्रांसफॉर्म में जाके पोजीशन ज़ीरो कर देता हूँ। सो मेरा ग्रेडियंट तो अलाइन हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा यहाँ से ना मसला कर रहा है। तो बनस्बत ये कि एलिप्स का अपना एक ग्रेडियंट हो और रेक्टेंगल का अपना एक ग्रेडियंट हो, मैं इनके ग्रेडियंट्स को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। ना इसका ग्रेडियंट चाहिए, ना इसका ग्रेडियंट चाहिए। अब क्या हुआ है,
मेरे पास शेप है, उस शेप का कोई पाथ है, मतलब ये गोल वाला पाथ है, उसके ऊपर स्ट्रोक है, लेकिन वो हमने ऑब्वियसली ज़ीरो की हुई है, तो वो भी हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। फिर उसका कोई ट्रांसफॉर्म है, फिर क्या आता है, फिर एक और शेप आती है मेरे पास। उस शेप में क्या आता है, पाथ आता है, ये जो गोल दायरा है इसका पाथ आ गया। फिर उसके अंदर स्ट्रोक आती है, तो स्ट्रोक मैंने ऑब्वियसली ज़ीरो की हुई है, मैं बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन स्ट्रोक मैंने ज़ीरो की हुई है तो इसे डिलीट कर दो। सो अब क्या हुआ, मेरे पास सिर्फ पाथ पड़ा है, मेरे पास कोई फिल या कुछ नहीं पड़ा, मेरे पास सिर्फ पाथ पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगल और इलिप्स दोनों पर एक ही फिल लगे। अभी अब दो अलग अलग फिल लगे हुए थे, मैं चाह रहा हूँ कि दोनों शेप्स पर एक ही फिल लगे, जिसे हम मास्टर फिल कहें, या फिर एक पेरेंट वाला हिसाब हो जाएगा कि वो फिल दोनों पे अप्लाई हो रहा है। वो मैं किस तरह करूँगा, मैंने कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया है। याद है हम ट्रिम पाथ डाला करते थे कभी, तो आज ट्रिम पाथ की जगह अगर मैं ग्रेडियंट फिल डाल दूँ, ये लो, अब दोनों पर एक ही फिल लग गया है। कैसे? ओके, आफ्टर इफेक्ट्स इसको इस तरह रीड करता है कि रेक्टेंगल है, फिर उसके अंदर चला जाएगा, उसका पाथ है, अब इसके अंदर कोई फिल वगैरह नहीं है तो कहेगा हाँ ठीक है ओके। फिर नीचे आएगा, एलिप्स को रीड करेगा, वो कहेगा एलिप्स है, उसका कोई पाथ है, उसके ऊपर कोई फिल वगैरह नहीं लगा हुआ, ओके। तो ये दो इसने रीड कर लिए हैं, इसको याद है कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, एक एलिप्स है। फिर वो नीचे आएगा, वो कहेगा अच्छा मेरे पास अब ग्रेडियंट फिल है, अब मैं इसको भरना शुरू कर देता हूँ, इसके अंदर मैं रंग भर दूँ मैं। तो फिर उसने रंग भर दिया। यही काम जब हम अगर देखें, लाइक मैं दोबारा कोई शेप बनाता हूँ, ये देखो, यहाँ भी यही काम हो रहा है बेसिकली। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का कोई पाथ है, फिर उसका कोई स्ट्रोक है, वो कहता है रेक्टेंगल टू पर ऐसा करो कि पाथ लगाओ, स्ट्रोक लगाओ, और फिर ग्रेडियंट लगा दो। तो इसका ग्रेडियंट यहीं पे लग जाता है। लेकिन ऑब्वियसली मैं चाह रहा था कि मेरा ये वाला ग्रेडियंट जो मास्टर है वो लगे, तो दैट्स वाई मैं ये वाला ग्रेडियंट डिलीट कर देता हूँ। मैंने ये डिलीट किया, अब इस तरफ सारा वाइट है और इस तरफ सारा ब्लैक होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर एक और बनाता हूँ रेक्टेंगल और उसका भी ग्रेडियंट मतलब ग्रेडियंट फील्ड डिलीट कर देता हूँ, तो इस तरफ सारा ब्लैक है। So ये मेरा वो पॉइंट है जहाँ पे मेरा ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, इधर सारा ब्लैक, इधर सारा वाइट। इस बात की समझ आइए। सही है। सही है, ओके। नहीं सर, सर बताना क्या चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह मेरी रहा एक हूँ, तो समझ आ रही मैं यही बताना चाह रहा था कि मुझे एक ही ग्रेडियंट दोनों पर लगाना था। दो शेप्स थी ना मेरे पास, एक रेक्टेंगल थी, एक एलिप्स थी। तो इन दोनों पर एक ग्रेडियंट लगाने के लिए, क्योंकि जब मैं कोई शेप बनाता हूँ तो उसका उसके अंदर पाथ होता है, उस पाथ के ऊपर कोई स्ट्रोक लगती है, उस स्ट्रोक के ऊपर कोई और ग्रेडियंट लगता है जो कि उसे फिल करता है, रंग भर देता है उसके अंदर, और फिर ट्रांसफॉर्म तो खैर हमें पता है, उसकी पोजीशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। मैं ये बताना चाह रहा था कि मुझे दोनों पर अलग अलग ग्रेडियंट नहीं लगाना, जैसे इसका अपना ग्रेडियंट लगा हुआ है, इस पर अपना ग्रेडियंट लगा हुआ है। मैं चाह रहा था एक ही ग्रेडियंट ये ऊपर वाले मेरे कैप्सूल पे भी लग जाए और नीचे वाले इस एलिप्स पे भी लग जाए। सो मैंने क्या किया था, मैंने दोनों के ग्रेडियंट डिलीट कर दिए थे। अब रेक्टेंगल के अंदर कोई ग्रेडियंट नहीं है, मेरे एलिप्स के अंदर कोई ग्रेडियंट नहीं है। फिर मैंने कंटेंट को सिलेक्ट किया था और एक मास्टर ग्रेडियंट दोनों पे लग जाए। ओके, तो मास्टर ग्रेडियंट इन दोनों पे लगा दिया था। अ, सर। जी जी। जो पहले आपने ऐड किया था मैनुअली, वो भी तो तकरीबन ऐसे ही था, पहले मैंने सिमिलर था ना, जैसे ही था वो भी, कौन सा मैंने मैनुअली ऐड किया था? जो आपने अलग अलग से ऐड किया था दोनों मैंने स्टार्ट में। नहीं, वो अलग अलग से ऐड नहीं किया था, वो ऑलरेडी ऐड हुए हुए थे इसके साथ। यार हम स्टार्ट में चले जाएं, हाँ हाँ वही। ये वाले, इस यस सर। ये ये अलग अलग ग्रेडियंट ही लगे हुए हैं। लाइक अगर मैं इस ग्रेडियंट को छेड़ता हूँ, लेट्स सपोज मैं सर इकट्ठा लगाने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं यही तो बता रहा हूँ ना, ये देखो, अगर मैं लगभग सिमिलर रहे। देखो तो सही, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ग्रेडियंट ऊपर से मतलब इसकी वो अलाइनमेंट बदल रहा हूँ। अब मेरा ग्रेडियंट ऊपर जो है वो डार्क है, नीचे वाइट है। अब मैं इसका क्या करूँ नीचे वाले का, मुझे इसको फिर अलग से बदलना पड़ेगा। बट
यहाँ पे आके ये डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। अब मैं क्या करूँ? या लेट्स सपोज मैं इसको उल्टा कहता हूँ कि नीचे लाइट हो जाए ऊपर डार्क हो जाए। इसका भी मैं कहता हूँ कि ऊपर लाइट हो जाए नीचे डार्क हो जाए। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है। मुझे तो यहाँ पे लाइट चाहिए और फिर आता आता यहाँ पे डार्क चाहिए। तो इसके लिए मुझे एक ही ग्रेडियंट लगाना है ताकि दोनों शेप्स को वह एक कंसिडर करे। समझ गई। हाँ चलो शुक्र है। तो ठीक अब है। मैं इस फिल को हटाता हूँ यहाँ से और एक मास्टर ग्रेडियंट लगा देता हूँ जो दोनों पे लगेगा। गौर करना, मैं कंटेंट को सिलेक्ट करके लगा रहा हूँ। अगर मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके ग्रेडियंट लगाऊंगा तो अकेला रेक्टेंगल पे लगेगा। मुझे इसी से तो जान छुड़ानी है। या मैं मतलब एक और काम कर सकता हूँ, इसको उठा के बाहर फेंक देता हूँ। तो दोनों पे लग गए। सो नाउ अब वही वाला हम काम दोबारा करें। अगर फिल को मैं ज़रा कोई रंग चंग दे देता हूँ। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मैं ज़रा छेड़ देता हूँ। अब देखो, अब मेरे पास एक ही शेप ऐसा कंसिडर हो रही है जो मेरा एक्चुअल पर्पस था। और मैं यहाँ से इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो मेरा ये वाला काम हो गया। अब मैं एक और चीज़ चाह रहा हूँ। अब मैं अगर इसे रोटेट करता हूँ, क्योंकि मैंने बाय द एंड ऑफ द डे कहाँ गया, ये वाला काम करवाना है इससे, इसको रोटेट करवाना है। तो अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ अब, तो आर दबाता हूँ मैं ताकि मेरी रोटेशन खुल जाए। ये मेन लेयर वाली रोटेशन है, मैं किसी एक को रोटेट नहीं कर रहा हूँ। सो इसको रोटेट करता हूँ तो ये ऐसा लग रहा है जैसे एक्सल हिला हुआ है इसका, मतलब इसके सेंटर से रोटेट नहीं हो रहा। क्योंकि इसका जो एंकर पॉइंट है ये सेंटर में नहीं है। एंकर पॉइंट। हाँ, एंकर पॉइंट सेंटर में नहीं है। तो मैं एंकर पॉइंट का हमने देखा था बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए, यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल सेंटर में। कंट्रोल डबल क्लिक, अब सेंटर में तो आ गया है, लेकिन ये मसला है कि ऊपर चला गया है। सो मुझे अब इसके सेंटर में लाना है। तो मोस्टली वैसे रूलर यूज़ होते हैं। तो पता नहीं व्यू से खुलता, ये रहा शो रूलर। इससे क्या होता है, ये रूलर आ गया साइड पे। तो मैं इस रूलर से एक, कंट्रोल आर। हाँ तो ये रूलर आ गया, तो मैं इससे ना एक आध अपना पॉइंट बना लेता हूँ। ये मुझे ये बता रहे सर्कल का सेंटर कौन सा है, तो ये सेंटर आ गया सर्कल का। सो मैं इसको उठा के, ओहो, सो मैं उसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, शिफ्ट दबा के लेके आया हूँ। और अब मैं रोटेट करता हूँ तो अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है, बट फील्स लाइक ओके। इसकी हम निटी ग्रिटीज़ में अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि असल सेंटर ये वाला बनता है। मैं एलिप्स को सेट किया है, तो असल सेंटर ये वाला बनता है जो मेन हमारा एंकर पॉइंट है। सो मैं परफेक्ट करने के लिए इसको ये भी कर सकता हूँ कि इसके सेंटर पे हमने ये लगा लिया। अब हम इसका रियल वाला जो हमारे वाला है उसको भी यहाँ पे ले आते हैं। तो मैं स्नैपिंग भी ऑन कर देता हूँ ताकि वो स्नैप हो जाए खुद ही। भाई ये लो, अब बिल्कुल परफेक्टली सेंटर में आ गया है। एंड अब मैं रोटेट करता हूँ तो परफेक्ट रोटेट हो रहा है। ओके, और अब मुझे रूलर्स की लाइन नहीं चाहिए, तो वापस कर दी। यहाँ तक कोई मसला मसाइल या बना हो ना बना हो तो मुझे बताएं।
गाइस ओके है या बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो गया है? तो awkward सी साइलेंस हो गई है। हेलो। अरे भाई इतनी खामोशी क्यों है? हेलो। ऑन कर लूँ। ओके। तो अब हमें इसकी रोटेशन करनी है। तो मैं लाइक फ्यू डिग्रीज जाना चाहता हूँ। 30 डिग्री, 45, 30 कर लेते हैं, 30 सही है। तो 30 डिग्रीज में राइट पे जाता हूँ और एक की फ्रेम लगा देता हूँ। मेरा ये जो पूरा वेव है हमने अभी यहाँ पे बनाई थी, अल्लाह भला करे, ये वाली वेव, लेट्स सपोज मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 30 है, ये वाला वेलोसिटी है ना, मतलब यहाँ पे ज़ीरो वेलोसिटी होगी। और फिर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फिर अपनी डायरेक्शन बदलेगी, एंड देन यहाँ पे आने के बाद दोबारा ज़ीरो हो जाएगी। सो एक दफ़ा दरमियान में ज़ीरो होगी। सो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और दरमियान में 3 दफ़ा ज़ीरो हो रही है। ये जो मेरा फर्स्ट की फ्रेम लगा है वो ये वाला लगा है, और अब मैं एक लास्ट भी लगा देता हूँ। ये वाला की फ्रेम वो वाला होगा जहाँ पे वेलोसिटी बदल रही होगी, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट वो वाला है जहाँ से शुरू हो रही है। लेट्स सपोज मैं 1 सेकंड पे जाता हूँ और एक और की फ्रेम लगा देता हूँ। मैंने क्या कहा आफ्टर इफेक्ट्स को कि ये वाला पॉइंट और यहाँ पे आखिर हो रहा है ये वाला पॉइंट नोट कर लो। दरमियान वाले को भी हम देख लेते हैं। ओके, तो ये वाले पॉइंट हो गए हैं। अब मैं वो दरमियान वाले पॉइंट पे आता हूँ। तो ये वाला पॉइंट -30 पे होगा, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव पुट कर देता हूँ। नेगेटिव। और ओबियसली मुझे इससे ज़्यादा वो भी चाहिए भी नहीं अपना वर्क स्पेस, तो मैं वर्क स्पेस को यहाँ तक लिमिटेड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरा शॉर्टकट है N, तो N दबा दिया मैंने, तो ये मेरा वर्क स्पेस यहाँ तक आ गया है। अब मैं प्ले करता हूँ। यस, चाहिए तो ये मुझे, लेकिन स्मूथ नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। ओके, इसको और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए मुझे सबसे पहले तो F9 दबाना है, और मैं इसकी रोटेशन देखूँ क्या कहता है। तो रोटेशन के 1 ही डायमेंशन है, तो कुछ इस तरह चल रहा है। स्पीड ग्राफ देखते हैं। ये वाला स्पीड ग्राफ आ गया जो हम बना रहे थे, बस ये उस वेव के उल्टा है। ये स्पीड ग्राफ, ये पहले नेगेटिव आ रहा है, ये हमारे पास पहले पॉजिटिव आ रहा है, वहाँ पे पहले नेगेटिव आ रहा है, और ये नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। और ये वाला ग्राफ जो वैल्यू का है वो क्या कह रहा है, वैल्यू का ग्राफ, सॉरी, वो ये कहता है कि पहले नेगेटिव में जाती है और फिर दोबारा ऊपर को उठना शुरू होती है। इन अदर वर्ड्स हमारे पास पैराबोला बन रहा है, ये यही वाला
ये जो हमने बात की थी, ये वाला पैराबोला बन रहा है, क्योंकि हमारे पास मोशन तकरीबन सेम ही है। तो कुछ इस तरह का बनेगा। इस केस में हमारा उल्टा बन रहा है, तो कुछ इस तरह का। बट एनीवेज, अब मुझे ये करना है कि इसको सही वाला पैराबोला बनाना है, या इन अदर वर्ड्स मुझे इसका स्पीड ग्राफ थोड़ा सा और बेहतर करना है। सो इसको मैं चला के देखता हूँ। अभी अभी भी बहुत बेहतर है। मैंने सिर्फ F9 दबाया, अभी कुछ मैंने वो एडजस्टमेंट नहीं की, लेकिन अभी भी बहुत बेहतर है। और बाय द वे ये परफेक्ट लूप बना है, क्योंकि वेव है, तो एक वेव ख़त्म होती है, फिर अगली वेव शुरू हो जाती है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा वैल्यू ग्राफ से ट्राई करता हूँ कि शायद बेहतर हो सके थोड़ा सा। मे भी ख़राब हो जाए, डोंट नो, लेट्स सी। तो परफेक्ट से पैराबोला बना लिया है। तो स्पीड कैसी हो गई है? कुछ इस तरह की हो गई है, बट लेट्स सी क्या बनता है। नो, ख़राब हो गया है। यही था सही। तो अगर मैं इसको यहाँ पे खींच दूँ थोड़ा सा, और इसको भी खींच दूँ थोड़ा सा, अब क्या बना है? हाँ, मसला आ रहा है यहाँ का। जब यहाँ पे ज़ीरो होता है तो वो बहुत जल्दी इसको वापस खींच के ले जाता है। तो हमें यहाँ भी रुकवाना है इसे। तो लेट्स सी क्या कहता है स्पीड ग्राफ। तो स्पीड ग्राफ को मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, और इधर से थोड़ा सा खींच देता हूँ। सब अब क्या हो रहा है कि स्पीड कम हो रही है, और फिर एकदम इसको यहाँ पे थोड़ा सा वक्त मिलता है, एंड देन फिर दोबारा वापस अपने मोशन पे आ जाता है। हाँ, अब थोड़ा सा एग्जैजरेटेड मोशन लग रहा है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर दूँ, सिर्फ थोड़ा सा और स्मूथ कर दूँ, लेट्स सी। ओके, अभी एंड्स वाला मसला हो गया है। सो ये वाला परफेक्ट है। दोनों सिमेट्रिकल ग्राफ होना चाहिए इसलिए। सो आई लाइक दिस वन। ठीक हो गया। ड्रॉप तो नहीं होगी? सुनाई दे रहा है? जी जी। तो ये बन गया। मैंने बस इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया, ताकि ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा मोशन आ रही है, फिर दोबारा बहुत खींच के वापस आ रहा है। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट। जी सर, बन गया। क्या बात है। बस अब यही काम करना है अपने असाइनमेंट में भी, पेंडुलम बनाना है। ज़्यादा कुछ होना नहीं है, बस एंकर पॉइंट ही चेंज होगा। बट लेट्स सी आप कैसे इसको करते हो टैकल। अच्छा, अब शेप लेयर्स की हम थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज आज डिस्कस करेंगे, और आज शेप लेयर्स का आखिरी दिन है। इसके बाद हम फिर शेप लेयर से आगे मूव कर जाएंगे। तो कुछ हमने शेप लेयर्स देख लिए हैं, कुछ हमने एनिमेशन के लिए ग्राफ कर्व्स देख लिए हैं कि वो कैसे काम करते हैं। अब शेप लेयर की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ और देख लेते हैं। जैसे हमने उस दिन ट्रिम पाथ देखी थी, और हमने सोचा था कुछ बनाएंगे उससे, बल बनाएंगे, लेकिन अब थोड़ी सी देर बाद। तो शेप लेयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अच्छा जी, बाकी तो मैंने बंद कर दी सारी शेप लेयर्स। अब एक नई शेप लेयर बनाते हैं। अब हम आज माइटोसिस और मियोसिस वाला काम करते हैं, माइटोसिस वाला काम करते हैं बेसिकली। बल्कि इसको सेंटर में बनाता हूँ मैं। लेट्स सपोज ये एक सेल है, इसकी पोजीशन में रीसेट कर देता हूँ ताकि दरमियान में आ जाए। बायोकॉन किस किसने पड़ी हुई है? मैंने मैट्रिक्स में पढ़ी है। मैट्रिक में पड़ी है। निम्रा माशाल्लाह है ही बायो की। बाकियों ने नहीं पढ़ी? अब्दुल मुइज़ ने यस कर रहा है, शायद पढ़ी है। ओके। सर आपने क्या हुआ?
आपने पढ़ी? जी जी मैंने पढ़ी है। ओके, तो खैर सेल को डिवीजन वाला हम काम करने लगे हैं। इसके लिए मैं ज़रा एक कांस्टेंट कलर कर लेता हूँ ताकि बस एम ही मेरा सेल होगा। कौन सा कलर का कलर बताओ यार कोई। सीम्स गुड, अब हो गया। तो ये मेरा येलो। येलो, चलो आपके मान लेते हैं, हम येलो में चले जाते हैं। ओके, तो येलो कलर का मेरा एक सेल है। अब इस सेल को मैंने डिवाइड करके दो सेल के अंदर मतलब डिवाइड कर, सेल को डिवाइड करना है दो सेल्स के अंदर। अगर मैं ये करूँ कि इस शेप लेयर को कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट कर लूँ, सो दो से अलग अलग सेल आ जाएंगे। सो और हाँ, सेल का वो भी होता है ना साइड पे, जो मेम्ब्रेन कहते हैं उसे, वो भी होती है। तो इसकी मैं मेम्ब्रेन स्ट्रोक से बनाता हूँ, तो ये मेम्ब्रेन आ गई। अब मैं इसे कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट किए और मैं इसे डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देख रहे हो, ये दोनों आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। हालांकि सेल इस तरह नहीं होता, सेल की मेम्ब्रेन पहले एक ही रहती है एंड देन उसके बाद जब अलग होते हैं फिर यहाँ से टूटेगी मेम्ब्रेन। सो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि मैं अलग अलग लेयर्स पे करूँ। तो इसके लिए क्या करते होते हैं, एक ही लेयर पे इसी इलिप्स को डुप्लीकेट कर लो। अब मैं अगर इलिप्स को हिलाता हूँ तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है यार, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो मुझे चाहिए कि ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ना, ये स्ट्रोक है, ये दोनों की एक ही हो। तो अभी हमने वैसे एक और चीज़ पढ़ी भी थी कि ये वाली अगर मैं स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक बना दूँ, अब इसको बाहर ले आऊँ, एक स्ट्रोक बाहर लगा देते हैं, तो ये काम भी हो सकता है। तो ये देखो परफेक्टली ये वाला काम हो रहा है। लेकिन अगर ये सब मैं ना करूं, क्योंकि अभी तो मैंने स्ट्रोक लगाया ना बाहर, इस सब को करने का एक और आसान तरीका भी है। इन दोनों की अपनी अपनी स्ट्रोक लगी हुई है, मेरे पास दो इलिप्स हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। और इस बार मैं ट्रांसफॉर्म जो है ना, जाहिर सी बात है मैं लेयर की तो नहीं यूज़ कर सकता, अगर मैं लेयर की ट्रांसफॉर्म यूज़ करूँगा तो पूरी लेयर हिलेगी। तो मेरे पास दो इलिप्स हैं, तो दोनों की अपनी अपनी ट्रांसफॉर्म ही इस बार यूज़ करूँगा मैं। तो पहले तो हम ये करते हैं ना कि इनको अलग अलग होता दिखाते हैं, उसके बाद हम बाकी डिस्कस करते हैं मेम्ब्रेन का क्या करना है। तो पोजीशन पे मैंने की फ्रेम लगाया है, इलिप्स 1 पे, इलिप्स टू पे भी पोजीशन को मैं की फ्रेम कर देता हूँ। और तकरीबन 10 फ्रेम के अंदर, या यूँ कहूँ 15 फ्रेम के अंदर, मतलब हाफ अ सेकंड के अंदर दोनों डिवाइड, लेट्स से पूरा सेकंड ही कर लेते हैं, पूरे सेकंड के अंदर ये दोनों डिवाइड होते हैं। सो इसको थोड़ा सा मैं इधर ले जाता हूँ और इस पोजीशन को थोड़ा सा मैं इधर ले जाता हूँ। सो देखते हैं अब क्या हुआ। सो ये दो सेल डिवाइड हो रहे हैं कुछ इस तरह से। लेकिन वही बात आ रही, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। एक तो हमने वो देखा था कि स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक बना दें, लेकिन वही बात है कि ऑलरेडी आपके दो बने हुए हैं, फिर आपने स्ट्रोक को अलग करना है, और है भी लिमिटेड फंक्शनैलिटी। तो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ होती है यहाँ पे मर्ज पाथ। वेन डायग्राम पड़ी हुई है? जी पढ़ी हुई है। अभी हम वेन डायग्राम भी बनाने लगे हैं। ये वाला सेट ए है, ये वाला सेट बी है, दोनों का यूनियन लो तो क्या आता है, ए यूनियन बी, मतलब दोनों सेट का आ जाएगा। सो एक काइंड वही वेन डायग्राम टाइप की चीज़ होगी। तो ये मर्ज पाथ जो है ना, ये कर रहा है कि इलिप्स 2 वाले पाथ को उठा रहा है, इलिप्स 1 वाले पाथ को उठा रहा है, दोनों को कंबाइन कर रहा है। फिर उसके ऊपर वही वाला स्ट्रोक जो हमने अभी लगाई थी, फिर स्ट्रोक लगा रहा है उसके ऊपर, और फिर फिल भी लगा रहा है उसके ऊपर। ये सारी चीज़ें वो उन्हीं से ले रहा है जो कि हमने ऑलरेडी, मतलब कलर हमने फिल का वही लगाया था। तो अभी इसने काइंड एक मास्टर स्ट्रोक लगा दिया और एक मास्टर फिल लगा दिया है। उससे क्या हो रहा है, वही वाला इफेक्ट आ रहा है।
लेकिन आप पूछोगे सर वो तो हमने सिर्फ मास्टर स्ट्रोक बना के भी कर लिया था, इसका क्या फ़ायदा? इसका ये फ़ायदा है कि इसके ऊपर हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा आ जाते हैं, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। क्या कह रहा है? 15 मिनट बहुत हैं। तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। वो किस तरह? अभी ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ए प्लस बी हो रहा है, मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। सो मून का इफेक्ट आ गया। मैं इसको इंटरसेक्ट भी कर सकता हूँ, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहीं पे दिखेगा, वेन डायग्राम वाला हिसाब आ गया। मैं इसको जो एक्सक्लूड कर लूँगा सिर्फ इंटरसेक्शंस, तो वही वेन डायग्राम वाला हिसाब हो गया। या फिर मैं इसे मर्ज कर दूँगा। सो अब दोनों की सारी शेप्स नज़र आ रही हैं। तो अगर मुझे सेल डिवाइड होता दिखाना है तो मैं इसको ऐड कर दूँगा, जिससे क्या हो रहा है, दो सेल्स अलग अलग जाते हुए एंड देन इवेंचुअली अलग हो रहे हैं। सो एक ही एनिमेशन से मैंने बहुत सी चीज़ें बना दी हैं। मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वो चांद वाला सीन हो जाएगा कि चांद बनता हुआ नज़र आएगा। मैं इसको थोड़ा गोल करना चाहिए, ओवल है तो बस इसे गोल कर दो और आपका चांद बनता हुआ नज़र आ जाएगा। और बाकी अगर आपने इंटरसेक्ट किसी वजह से यूज़ करना है तो इंटरसेक्ट हो जाएगा, और अगर आपने एक्सक्लूड इंटरसेक्शंस करने हैं तो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा होगा वो बस एक्सक्लूड हो जाएगा। सो मर्ज पाथ क्या करता है, पाथ को लेता है और उस पर ये डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करता है जो अभी हमने देखे हैं, और फिर उसके ऊपर स्ट्रोक लगाता है और फिर फिल कर देता है। और बाकी हमने कुछ ज़्यादातर चीज़ें पढ़ ली हैं। प्लकर एंड ब्लॉट भी पढ़ लिया था मेरा ख्याल है। रिपीटर रिपीट करता है चीज़ों को, बाकी चीज़ें मतलब आप लोग एक्सप्लोर कर लेना। तो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक हो गया? ये जस्ट मैं प्लेइंग अराउंड कर रहा हूँ, कोई इतना ख़ास चीज़ें नहीं है, बट येस यू कैन डू मैनी थिंग्स। ठीक है गाइस? ठीक हो गया सर। हाँ, तो अभी बस ये करना है कि आपने हमारे प्लैनेट्स वाली तो जमा करवा दो असाइनमेंट। बाकी ये है कि जो कल हमने बॉल बनाई थी और आज हमने पेंडुलम का इन्वर्स बनाया है, लेकिन आप लोगों ने पेंडुलम जमा करवाना है। ये असाइनमेंट है आपकी छोटी सी, ऑलरेडी चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं, दिखाई हुई हैं, इसी को एक दफ़ा प्रैक्टिस करना है। बाकी यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे, अल्लाह ताला खैर करे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आज ही अपलोड कर दूँ या कल तक कर दूँगा अपलोड। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मतलब होंगी, आपने इनको देख के चीज़ों को समझना है और ख़ुद बनाने की कोशिश करनी है। सर वॉइस ओवर डिस्टॉर्टेड है, समझ नहीं आ रही। सॉरी, मेरी आवाज़ डिस्टॉर्टेड है? वॉइस ओवर डिस्टॉर्टेड है, समझ नहीं आ रही। ओह सॉरी, मेरा ख्याल है यार आज नेट हाँ, प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक सॉरी सॉरी, मेरा ख्याल नेट प्रॉब्लम कर रहा है मेरा, तो दैट्स वाई। लेकिन रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह साफ़ आवाज़ होगी। तो बस मैं ये कह रहा था कि असाइनमेंट है, पेंडुलम बनाना है आप लोगों ने। और बाकी यही है कि हमारे पास मतलब वो जो था सोलर सिस्टम वो जमा करवा देना। पेंडुलम आप लोगों ने बनाना है और दूसरी बाउंसिंग बॉल, वो सब चीज़ें मैंने बनवा दी हैं आप लोगों को। ये जस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है, तो वो आप एक दफ़ा बना लो। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करे, आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा।
तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स बनाते रहो ताकि आप लोगों का पोर्टफोलियो भी बनता रहे और आप लोगों को चीज़ें समझ भी आती है।